Hello students, hope you are doing well. This is the first part of class 11th. हम आज न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द क्लास 11th. उस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, आपका जो टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम क्या स्टडी करेंगे कि इसके क्या ट्रिक है इसको लर्न करने की. सेकेंड थिंग, इसके हम क्यों क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग. इसके बेस्ड आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको सेकंड इसकी जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हम जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि होती क्या हैं टर्म्स. सेकंड इसका जो पार्ट रहेगा उसमें हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द ट्रिक्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी. एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि आपको इंडिविजुअल सब्सटेंस की केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए डिफ़िकल्टी आती थी. क्यों? क्योंकि आपके पास अराउंड 118 एलिमेंट्स हैं जिनकी आपको क्लासिफिकेशन करनी है और हर एक की केमिस्ट्री को आपको पढ़ना डिफ़िकल्ट था. इसीलिए हमने उसको पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करा ताकि आपको डिफरेंट एलिमेंट्स आप सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे स्टडी कर पाओ. ठीक है, इसके फर्स्ट अटैम्प्ट किया था जॉन डेल्टन. हियर इट इज़ मेंशन, जॉन डेल्टन ने इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था जिसने अटेम्प्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट. ओके, एटॉमिक वेट के बेसिस पे. बट द पॉपुलर वन इज योर डॉब्रेन-ट्राइड. ठीक है, जॉन डेल्टन ने तो क्लासीफाई करा था लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करा था किसी ने. बट डॉब्रेन-ट्राइड का जो क्लासिफिकेशन था जिसे हम स्टडी करते हैं दैट वाज द फर्स्ट वन. ठीक है, डॉब्रेन-ट्राइड. डॉब्रेन-ट्राइड क्या है आपका? ट्राइड मतलब तीन एलिमेंट्स की उसने ग्रुपिंग करी. और कैसे करी? जो आपका मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू. ठीक है, हेयर इट इज मेंशन मिडल वाले एलिमेंट का आपका अदर टू के अर्थमेटिक मीन है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीन एलिमेंट्स हैं, इनके वेट नीचे मेंशन है. यू कैन सी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो सा आपका वेट है इसको आप प्लस करोगे आयरन प्लस निकल, यू विल बी गेटिंग वेट अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द कोबाल्ट. ठीक है, इसका अर्थमेटिक मीन आएगा आयरन और निकल का, वो कोबाल्ट के इक्वल आएगा. सिमिलरली आप क्लोरीन और आयोडीन का देखोगे वो भी आपका ब्रोमीन के अप्रॉक्सीमेटली ही आएगा. हेयर इट इज डन. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है. ओके, ये आपको एग्जाम्पल्स, आपको और एग्जाम्पल राइटर नोट आता है. ठीक है, या आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसके लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं. ओके, कि आपको डॉब्रेन-ट्राइड ने किसके बेसिस पे करा था? एटॉमिक वेट. और एटॉमिक वेट भी कितने एलिमेंट्स का लिया था? 3 का में से जो से आपके लास्ट 2 एलिमेंट्स है वो मिडल का अर्थमेटिक मीन है. ठीक है, मिडल वाला एलिमेंट अर्थमेटिक मीन है जो आपके लास्ट 2 एलिमेंट्स है. ठीक है, उसके आपके 2 एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस करे हैं. ओके, नेक्स्ट अटेम्प्ट है आपका बाय द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव्स. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव्स क्या कहता है? आपका जो म्यूजिकल नोट होता है सारे गामा पा, इसमें क्या होता है जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपकी 8th एलिमेंट के बाद जो 9th एलिमेंट आएगा, फर्स्ट और 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होती है. ठीक है, तो वही इसने वेट के बेसिस पे डिस्कस करा कि एटॉमिक वेट के बेसिस पे इसने अरेंज करे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. और उसमें भी क्या देखा है, जो 8th एलिमेंट है दैट इज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट वन लाइक ऑफ द 8th नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल. ठीक है, जो आपके सारे गामा पा का है जो उसका 9th नोट आता है 8th नोट के बाद, तो वो वाले आपके एलिमेंट सिमिलर होते हैं फर्स्ट वाले के कंपेयर में. ठीक है, जो न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स ने इस बेसिस पे आपकी क्लासिफिकेशन करी. आपको इन डेप्थ ये नहीं पढ़ने. ठीक है, पहले ये 10th क्लास में होता था चैप्टर, अब आपको इसके बेसिस सिर्फ पता होना चाहिए कि ये वाला जो आपके न्यूलैंड में इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ और भी इसमें मॉडल्स आए हुए हैं लेकिन आपके जो सिलेबस में मेंशन्ड है और जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करे जा रहे हैं. फर्स्ट हमने डॉब्रेन-ट्राइड किया, नेक्स्ट हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव्स किया. ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव ने भी एटॉमिक वेट के बेसिस पे करा. अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट का. ठीक है, मेंडलीव ने क्या रूल रखा है क्लासिफिकेशन का, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शंस है. पीरियोडिक मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट हो रही है. ठीक है, रेगुलर एक फंक्शन है, रेगुलर टाइम के बाद इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी, लाइक योर न्यूलैंड लॉ
ऑफ ऑक्टिव्स, बट उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसने क्लासीफाई कर रहा ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम्स एंड रोज, ठीक है, कॉलम्स और रोज मेंशन करी है इसने, इसलिए इसका जो पीरियोडिक टेबल है एज कंपेयर टू योर न्यू लैंड वो ज़्यादा एक्सेप्टेड हुआ, ठीक है। इसने प्रॉपर क्लासिफिकेशन करी कि आपके पीरियड्स होते हैं, आपके ग्रुप्स होते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, आपके 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, जो आप स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन है जो, ठीक है, आपकी 7 हॉरिजॉन्टल रोज के बेसिस पे आपने क्लासीफाई किया। जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है उसका नाम क्या दिया हुआ है, पीरियड्स, हियर इट इज मेंशन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पीरियड्स। नेक्स्ट मूव ऑन टू द ग्रुप्स, उसने ग्रुप्स भी मेंशन करे। जो आपके वर्टिकल कॉलम है, जो आपकी स्ट्रेट लाइनें खड़ी है, वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइनें वाले जो आपके कॉलम्स है उसके बेसिस पे भी इसने क्लासीफाई करा। इसने 9 ग्रुप्स बनाए और उसके भी फर्दर ए बी के टर्म्स में इसने क्लासीफाई किया, ठीक है। इसका क्या आपने कितने पीरियड्स हैं, 7, ग्रुप्स कितने हैं, 9, और फर्दर उसके सब ग्रुप उसने लिखे हैं ए और बी की फॉर्म में, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए, दैट इज मैक्सिमम। मेंडलीव ने क्या क्लासीफाई के बेसिस पे करा है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। और एटॉमिक वेट के बाद उसने क्या इसमें ऐड ऑन करा है कि आपके पीरियड्स और ग्रुप्स, पीरियड्स कितने हैं 7, ग्रुप्स कितने हैं 9, और इसके सब ग्रुप्स कितने हैं ए और बी की फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि मेंडलीव के सिग्निफिकेंस में फर्स्ट है कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इसने इजी कर दी क्योंकि 118 एलिमेंट्स को स्टडी करना आपका अलोंग टू पीरियड्स एंड ग्रुप्स इजी हो गया। नेक्स्ट इसने प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, इसने कुछ स्पेस छोड़ा है ताकि और जो न्यू एलिमेंट्स इसके अलावा एड ऑन डिस्कवरी हो रही है वो इसमें ऐड हो सके। नेक्स्ट इसने कहा कि करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस, ठीक है, जो इसके डाउटफुल एटॉमिक मासेस है, कुछ एलिमेंट्स को आपका एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस अभी नहीं पता था। फॉर एग्जाम्पल जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ तब बेरिलियम का एटॉमिक मास डाउटफुल था कि आपका क्या होगा, बट विद द जब आपने प्रॉपर्टीज में अरेंज करा एटॉमिक वेट के बेसिस पे तो आपको बेरिलियम का एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेटली 9 आया, हियर इट इज मेंशन, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ ये नोट्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसके ड्रॉबैक क्या है, फर्स्ट ड्रॉबैक है दैट नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन इसने एक्सप्लेन नहीं करी, क्यों, क्योंकि इसने जो आपके फर्स्ट ग्रुप है और आपका जो लास्ट आप अभी पढ़ोगे नोबल गैसेस 8th ए जो सा है आपका, ठीक है, फर्स्ट ए और 8th ए, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी हाइड्रोजन दोनों के प्रॉपर्टीज के साथ रिजेंबल कर रहा है, इसलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर्ड कि हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप में रखो या 8th ए वाले एलिमेंट्स के साथ रखो, इसलिए यहाँ पे ये इसका ड्रॉबैक है। सेकंड इसका ड्रॉबैक है इसने आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा, क्यों, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया था मेंडलीव का वो था एटॉमिक वेट, और आइसोटोप्स में आपके सेम एटॉमिक एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, ठीक है, इसलिए आइसोटोप्स इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट इसका था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं करा था कि ताकि मेटल और नॉन मेटल को सेपरेटली अपने टेबल में रख पाए, ठीक है। दिस वर द मेन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पहला था हाइड्रोजन की पोजीशन, सेकंड था आइसोटोप्स के बारे में पोजीशन नहीं एक्सप्लेन कर पाया, थर्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट नहीं कर पाया। नेक्स्ट मूव ऑन टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और यही एक्सेप्टेड है और यही आप स्टडी करोगे, ठीक है, इसी को इन डेप्थ में आपने पढ़ना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न मतलब जो आपका अब एक्सेप्टेड है, ये किसने बनाया था, आपका मॉजले, ठीक है, मॉजले हैव डिस्कवर्ड दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसी को आप स्टडी करोगे। मॉजले का क्राइटेरिया क्या है, द ऑर्डर ऑफ, हियर इट इज मेंशन, द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करा है इसने, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे इसने करा है, ओके। और आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो आपकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है रिपीटेड होती है आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल, ठीक है, मतलब कि आपके 18 आपके ग्रुप्स हैं, 7 आपके पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ओके, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, ओके, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब आप अलोंग अ पीरियड मूव करोगे, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, और जो आपका 18th ग्रुप के बाद जो 19th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम आएगी, क्यों आएंगी, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, रिपीट क्यों हो रही है प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ द सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन,
जो आपके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट के और 19th एलिमेंट के, वो सेम आने के कारण आपकी सेम प्रॉपर्टीज आई, और इसी के कारण यही इसका रीजन बड़ा है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मतलब कि आपके पीरियड के बाद, मतलब एक रेगुलर पीरियड के बाद वो रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं हम पीरियोडिसिटी। ठीक है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है आपका कि सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसी के कारण आपकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद आपकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, उन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस के वो नंबर है उन्हें हम कहते हैं मैजिक नंबर्स। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा मैजिक नंबर्स के बारे में। ठीक है, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाते हैं वहाँ पे कंसेप्ट बताते हैं मैजिक नंबर्स, तो उन्हीं मैजिक नंबर्स के बाद आपकी सिमिलर प्रॉपर्टीज आती है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेंशन्ड, जिन्हें नहीं पता कि कौन से मैजिक नंबर्स होते हैं, हियर इट इज, ये देखो यहाँ पे 8, 18, 32। ठीक है, दीज आर द मैजिक नंबर्स, और इन्हीं के बाद आपकी रिपीट होते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल आप ऊपर देखो, ऑब्जर्व करो, लिथियम लिखा हुआ है Li, एटॉमिक नंबर 3 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज मेंशन्ड। ठीक है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज आल्सो मेंशन्ड। ठीक है, ये मैंने ब्लू मार्क में डाल दिया जो से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, ठीक है, जो ब्लू मार्क में डाला था दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखो इसमें सभी आउटर मोस्ट शेल में आपके 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, यू कैन सी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स वाज देयर। ठीक है, तो इसलिए सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आई, एक ही इलेक्ट्रॉन आया एस में, दैट्स व्हाई दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसलिए इन्हें जब 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो उसे हम ग्रुप नंबर 1 कहेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको 2 ग्रुप नंबर कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली सो ऑन। अभी आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी कि आप किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है, ठीक है, यू कैन फाइंड द कि वो किस ग्रुप का है, किस पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉर्मूला के थ्रू ही आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको जनरल कंसेप्ट तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा, उसके बेसिस पे हमने ग्रुप डिसाइड कर दिया। ठीक है, तो जनरली जो आपका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसके बेसिस पे हम उसका ग्रुप नंबर डिसाइड करते हैं। ओके ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द फॉर्मूला कि आप कैसे ग्रुप नंबर निकाल सकते हो किसी एलिमेंट का और पीरियड नंबर निकाल सकते हो। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ग्रुप नंबर आप कैसे निकालोगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपने एस ऑर्बिटल में है, लास्ट जो आपका इलेक्ट्रॉन गया है वो एस ऑर्बिटल में गया, तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल टेल यू द ग्रुप नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ऊपर अभी देखा है लिथियम सोडियम, उसमें एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस लिथियम सोडियम वाली फैमिली के लिए आपका ग्रुप नंबर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पी में इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बेस अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर पी में आपके इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो 10 प्लस जितने पी में इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके आउटर मोस्ट शेल में, डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स है प्लस एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स को हम प्लस करेंगे, यू विल बी गेटिंग द ग्रुप नंबर। ठीक है, 18 ग्रुप हैं आपके, 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स में से आपका कौन सा एलिमेंट, पहले आप एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, उसके बेसिस पे आप ग्रुप नंबर बताओगे। ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उसमें वही उसका ग्रुप नंबर है। पी में है तो पी में 10 प्लस करके जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका ग्रुप नंबर है। डी में है जितने डी में इलेक्ट्रॉन्स है प्लस एस और पी में इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद, वही उसका ग्रुप नंबर होगा। नेक्स्ट पीरियड नंबर निकालने के लिए कौन से पीरियड का ये एलिमेंट है, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे जो आपका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एन लिखते हैं, ठीक है, हियर इट इज। ठीक है, जो हाईएस्ट वैल्यू है एन की वही उसका पीरियड होगा। ठीक है, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग विद द एग्जांपल। यू कैन सी, देखो यहाँ पे लिथियम वाले में 2s1 गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, सो इसका ग्रुप नंबर क्या हुआ 1, ग्रुप नंबर इज 1। पीरियड के हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं तो 2 है, तो आपका ये सेकंड पीरियड का है। ओके, पी लिख दिया मैंने, कैपिटल पी पीरियड है, जी आपका ग्रुप नंबर है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड पीरियड। ठीक है, सिमिलरली आप और भी देख सकते हो, जैसे यहाँ 7s लिखा है तो 7 इसका पीरियड है और s में 1 है तो ये 1 इसका ग्रुप है। ओके, सिमिलरली आप एक और एग्जांपल देती हूँ आपको पी का। यू कैन सी, देखो ये कार्बन फैमिली है, ये वाली आपकी कार्बन फैमिली का है। ठीक है, एस और पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 + 2 4। अब मैंने जब पी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो आपने क्या करना है 10 प्लस आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 2 + 2 4, तो 14 इसका ग्रुप नंबर आ गया। ओके, 14 ग्रुप नंबर है आपका कार्बन फैमिली का। सिमिलरली अगर आप नाइट्रोजन के देखोगे तो 2s2 2p3, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 5, और उसमें प्लस 10 करोगे 10 + 5 15 ग्रुप नंबर होता है आपका नाइट्रोजन फैमिली का। सिमिलरली आप और भी देख सकते हो। ठीक है, अब ये देखो इसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है 2 आ रही है आपकी, तो ये सेकंड पीरियड का है, ये जितनी भी आपकी मैंने सीरीज लिखी हुई है। ठीक है, आपको जस्ट ये याद रखना है एस में जा रहे हैं तो जितने एस में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपका ग्रुप नंबर है। पी में है 10 प्लस, जो पी वाले अगर पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 10 प्लस जितने आपके आउटर मोस्ट शेल वाले पी वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे 2s2 2p2 इसमें देखा है केस। नेक्स्ट सिमिलरली आप डी का भी कर सकते हो। पीरियड कैसे देखेंगे हम, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द
डिवीजन, ठीक है, कैसे डिवाइड करा हुआ है हमारा, जो आपके फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स कैसे होते हैं आपके, ये आपके जो वर्टिकल है टॉप टू बॉटम दैट इज आर योर ग्रुप्स, और अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप दैट आर योर पीरियड्स। पीरियड्स कितने आपके 7, ग्रुप्स कितने हैं 18, ये चीज याद रखनी है आपको। सेकंड थिंग आप क्या याद रखनी है, जो आपके फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं दैट आर एस, जो लास्ट के 13 टू 18 है, 13 टू 18 दैट आर योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आपके सेंटर एस और पी के बीच में दैट आर डी, और जो नीचे आपके पीरियोडिक टेबल पे बना हुआ दैट आर योर एफ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ट्रिक भी करेंगे, एलिमेंट्स को आपने लर्न कैसे करना है, क्योंकि उस पे पहले आपको ट्रिक करवाऊंगी, फिर उसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ओके। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये आपकी डिफरेंट इसमें, और ये स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं जितने भी आपके, ये मैंने डिवाइड करा हुआ है ब्लॉक्स में, दैट आर इन योर स्मॉल अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंबाइन फॉर्म में हम कहते हैं योर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ओके। एस और पी को रिप्रेजेंटेटिव क्यों, क्योंकि इसमें जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी के बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसी के बेसिस पे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंसेस की, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ओके। नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी के बीच में है, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, ओके, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, इनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं उसी के बेसिस पे हम इन्हें डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डी ब्लॉक एस और पी के बीच में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके ऊपर आपको पूरा चैप्टर है इन योर 12th क्लास, बट आपको इनके नाम पता होना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉमन नेम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो नीचे लिखा है, ये आपके कहलाते हैं एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज इनके एलिमेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं हो रही थी, दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड बिलो योर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक टेबल के नीचे एक अलग कॉलम बना के 2 सीरीज की, फर्स्ट सीरीज को हम कहते हैं लैंथेनाइड्स, नेक्स्ट सीरीज को कहते हैं एक्टिनाइड्स, ओके। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट थ्रू योर डेफिनेशंस। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ग्रुप नंबर 1 है, जो फर्स्ट ग्रुप है, उसमें देखो आपको हाइड्रोजन वाली सीरीज को एल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है, एल्कली मेटल्स। जो ग्रुप नंबर 2 वाली सीरीज है उसको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके। फर्स्ट एल्कली, सेकंड एल्कलाइन। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जो आपके ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं और 2 के हैं, दे आर जनरली मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे आर मेटल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा, 1 होगा एल्कली, 2 होगा तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके। और यही इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, यही ये लूज और गेन करते हैं, उसी के बेसिस पे इन पे चार्ज आता है, ठीक है। +1 या +2 जो चार्ज लिखे होते हैं एटम्स के ऊपर, वो किस बेसिस पे आते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज और गेन कर सकता है, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप फर्स्ट जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो आपके लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले सके। जितना भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे एलिमेंट्स या लूज करेंगे या गेन करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, वो क्यों करते हैं ऐसे, टू गेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, जितने मैजिक नंबर्स आ जाएं आपकी आउटर मोस्ट शेल में, दैट इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सेकंड पॉइंट, या तो वो कंप्लीटली फील्ड होंगे या हाफ फील्ड होंगे, ये टर्म्स भी आप सुनोगे। कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड क्या होते हैं आपके, कंप्लीटली फील्ड होते हैं आपके मैजिक नंबर्स, ओके। और अगर उनकी आपकी हाफ वैल्यूज आ रही हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो वो आपकी हाफ फील्ड कन्फिगरेशन होती है, उनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो ना लूज करते हैं ना वो गेन करते हैं, वो एज इट इज वही स्टेट में रहते हैं। जैसे कि आपके नोबल गैस कन्फिगरेशन आप देखोगे, वो आपकी कंप्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट शेल है, उसके अलावा अगर वो एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो ना एक्सेप्ट करेंगे ना वो लूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नाइट्रोजन फैमिली में जाते हो या आप ग्रुप नंबर 2 की फैमिली में जाते हो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, तो इनकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कारण एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिगरेशन होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, और इसीलिए इनको लूज गेन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है इन सीरीज को। नाइट्रोजन फैमिली देखेंगे हम, और आपकी ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हाफ फील्ड होते हैं। ग्रुप नंबर 18 जो होगा, जो आपकी हीलियम नियॉन आर्गन वाली सीरीज हम पढ़ेंगे, नोबल गैस कन्फिगरेशन, ये भी आपकी कंप्लीटली फील्ड होने के कारण एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ओके। ये आपकी प्रॉपर्टीज और रीजनिंग क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये अभी एक्सप्लेन कर दिया, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू द आर कॉन्सेप्ट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को मैंने आपको बताया मेटल्स होते हैं, ठीक है, रिएक्टिव होते हैं, +1 या +2 के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। जो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली आपके आयनिक होते हैं, ठीक है, आयनिक मतलब ये आपकी लूज और गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट होते हैं जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, वो आपके ज्यादातर फ्लेम पे कलर देते हैं, करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर देते हैं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर बोलते हैं। क्यों देते हैं ये, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजिली एक्साइट हो जाता है ऑन द फ्लेम, ठीक है, जो फ्लेम की हीट होती है उसको लेके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के कारण वो फ्लेम पे कलर देते हैं, ठीक है। कौन से, ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट, दे आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा, शॉर्टर लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, लिथियम। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू द पी ब्लॉक, पी ब्लॉक आपके 13 to 18 ग्रुप नंबर के जो एलिमेंट्स हैं हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक, ठीक है। इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है NS2 NP 1 to 6, पी में कितने जा सकते हैं, एस वाला तो पूरा फुल है, 2 ही लिखे हुए हैं, लेकिन पी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1 से लेकर 6 तक। अब देखो अगर 6 चले गए और 2 एस के, टोटल आपके 8 आ गया था, 2 + 6 इज योर 8, ये आपका मैजिक नंबर है, इसलिए ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होगी, स्टेबिलिटी होगी, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स,
पी ब्लॉक एलिमेंट्स के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं। नेक्स्ट है कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, जो मैंने मार्क करा हुआ रेड हाईलाइट से, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। बाकी का प्रॉपर्टीज वगैरह और डिस्कस करेंगे, उसमें आपको इतना ज़्यादा रिमेंबर करने की जरूरत नहीं। अगर आपको एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है देन यू कैन अप्लाई टू द क्वेश्चन ऑल्सो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल नॉन मेटल दोनों होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट, दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी एलिमेंट्स की डिफरेंट होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है, वहाँ पे वो रिड्यूसिंग करेक्टर है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों। ऑक्सीडाइजिंग क्या होंगे? लेफ्ट टू राइट। आप जब भी ग्रुप उसमें पीरियड में मूव करोगे, या तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे या टॉप टू बॉटम मूव करोगे आप, ठीक है। आई एम मेंशनिंग कि कैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं। अगर आप टॉप टू बॉटम ऐसे जा रहे हो देन यू आर मूविंग अलोंग अ ग्रुप, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो देन यू आर मूविंग अलोंग अ पीरियड। इसी के ऊपर सारा आपका डिस्कशन रहेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, ठीक है। वेदर यू आर मूविंग अलोंग अ ग्रुप, अलोंग अ पीरियड, टॉप टू बॉटम ग्रुप, अलोंग लेफ्ट टू राइट पीरियड। नेक्स्ट, आप इसमें ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर लेफ्ट टू राइट आपका इंक्रीज करता है, ठीक है, और रिड्यूसिंग करेक्टर टॉप टू बॉटम आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। इसको आप क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके एस और पी के बीच में होते हैं, इसलिए इसका क्या अनदर नेम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है यहाँ पे। डी में आपके 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एस में 0 to 2। हियर इट इज मेंशन्ड एट रेड। नेक्स्ट, ये हार्ड होते हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ये दोनों कोवेलेंट और आयनिक बनाते हैं। एलॉयज बनाने के लिए यूज होता है कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। जो मैं आपको स्पीडली करा रही हूँ, ये आपको जनरल कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और क्राइटेरिया के बेसिस पे ही आते हैं, इसलिए हम वो ज्यादा इन डेप्थ पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके? जो आपके नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मैंने करवाए हैं, जो पीरियोडिक टेबल के नीचे हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज भी आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट, इन सब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे मूव ऑन करने से पहले आपको जो जनरल कंसेप्ट बता रही हूँ, साइज और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। साइज के बेसिस पे आपके डिफरेंट आपके रेडियस आएंगे, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडाई, ये सारे आप पढ़ोगे, लेकिन आपको साइज जनरली कैसे हम साइज कैसे जनरल हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी हम करेंगे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर हम इसे कहते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग, ठीक है। ये आपके डिफरेंट नेम है, लेकिन आपका जनरल कॉन्सेप्ट हम क्या लेते हैं इसमें? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले हम पढ़ेंगे साइज। साइज क्या होता है आपका? न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल पे कितना आपका डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं उस एटम का साइज, ठीक है। साइज आपका किससे हम मेजर करते हैं? न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक कितना आपका डिस्टेंस है, दैट डिफाइन योर साइज। ओके, साइज आपको समझ आया कि आपके यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि न्यूक्लियस है ये सेंटर में, और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक आपका कितना डिस्टेंस है, दैट गिव यू द साइज। ओके, और इसका अनदर नेम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडाई भी बोलते हैं इसको, और इसके 2-3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने किस एटम में देखा है, मेटल में, नॉन मेटल में, या फिर आपके किसी वंडर वॉल रेडियस भी होता है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल किसी कंपाउंड में देख रहे हो आप, ओके, उसके बेसिस पे आप क्या डिफाइन करते हो कि कौन सा टाइप है एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। एटॉमिक रेडाई भी हो सकता है, और जनरली हम क्या कहते हैं? साइज। साइज क्या होता है? सेंटर न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक कितना आपका डिस्टेंस है, दैट इज योर एटॉमिक रेडाई और साइज। नेक्स्ट है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कितना फोर्स से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज योर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस ने कितने स्ट्रांगली आपके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, दैट इज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम मेंशन करते हैं जेड अफेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जेड अफेक्टिव, ओके। और यहाँ पे साइज, ये दोनों टर्म्स मैंने आपको डिफाइन कर दिए। साइज होता है सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक, और जितने फोर्स से करता है उसको क्या कहते हैं हम? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और हम इसे क्या कहते हैं कि सेकंड आपके एक और टर्म मैंने इसी में करवाई थी आपकी, स्क्रीनिंग या शील्डिंग। स्क्रीनिंग और शील्डिंग क्या होता है आपका? कि आपके आउटर मोस्ट शेल के इनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितना उसको रिपेल कर रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज उस पर कम लगे, ठीक है। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई हो रहा है आउटर मोस्ट शेल पे, उस वो लेसर हो जाए, कि उसकी क्वांटिटी कम हो जाए बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आउटर मोस्ट शेल पे, तो जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आउटर मोस्ट शेल पे उतना ज्यादा वो न्यूक्लियर चार्ज नहीं अप्लाई कर पाएगा, दैट इज योर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। कि कितना ज्यादा वो आपका शील्ड कर रहे हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, कौन? इनर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस के चार्ज से इनर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटेक्टिंग द आउटर मोस्ट, दैट इज योर अफेक्टिव, दैट इज योर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ये मैंने मेंशन यहाँ पे देखो, ये ड्रॉ कर रही हूँ मैं कि आपके न्यूक्लियस से इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल पे कितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने ये अंदर वाले ड्रॉ कर रहे हैं दैट आर योर इनर इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपके आउटर मोस्ट शेल पे लेस न्यूक्लियर चार्ज को अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रोटेक्टिंग द आउटर मोस्ट। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर वाले को, इसी कारण वो क्या करेंगे? कम अट्रैक्टेड हो गए न्यूक्लियस की तरफ, इसलिए इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट, मूविंग टू द एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई भी बताया, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस कितना है, दैट इज योर एटॉमिक रेडियस। इसके डिफरेंट टाइप्स है, कोवेलेंट, वंडरवॉल और मेटालिक। इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। कोवेलेंट क्या होते हैं आपको यहाँ पे देखो मैंने ये बनाया हुआ है। कोवेलेंट क्या होते हैं? दो सब आपके एलिमेंट्स आपस में कोवेलेंटली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दो एटम्स आपस में कंबाइन करके कुछ शेयरिंग वाला पोर्शन, ये वाला शेयरिंग हो रही है ना यहाँ पे, तो इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों एटम्स के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ क्या होगा आपका? कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट, वंडरवॉल रेडियस क्या होगा आपका? वंडरवॉल रेडियस होते हैं दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम इसमें, ठीक है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लिए,
फिर एक जो सिमिलर एटम है उन दो मॉलिक्यूल्स में, उनके सेंटर से हम कितना डिस्टेंस लेंगे, दैट इज योर वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या होगा आपका, कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ एक मेटालिक का क्रिस्टल। ओके, हेयर इट इज, ये मेटालिक का क्रिस्टल है। दो मेटल्स के बीच के, इन दो मेटल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर मेटालिक रेडियस। ठीक है, इन दो एटम्स के सेंटर में से जो डिस्टेंस होगा उसका हम हाफ करेंगे, दैट गिव यू द मेटालिक रेडियस। अब देखो आपको तीनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कोवेलेंट। कोवेलेंट में आपस में जो कोवेलेंटली एटम्स है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स है, उनके बीच के सेंटर से हम डिस्टेंस देखते हैं। वॉन डेर वाल रेडियस देखो, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ले रहे हैं, ठीक है, उनमें डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट मेटालिक रेडियस, हम मेटालिक क्रिस्टल ले रहे हैं, पूरा एक मेटल्स हैं जो उनसे उनके दो एडजेसेंट एटम्स के बीच के हाफ का डिस्टेंस, ठीक है, हाफ डिस्टेंस लेते हैं, दैट इज योर मेटालिक रेडियस। अब इन सब के बेसिस पे आपको क्या समझ आएगा, वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा, जो ये मैंने बॉक्स में डाला हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि डिफरेंट एटम्स है। नेक्स्ट मेटालिक, नेक्स्ट कोवेलेंट, ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका वॉन डेर वाल VW सबसे ज्यादा, मेटालिक नेक्स्ट कोवेलेंट, कोवेलेंट सबसे कम, मेटालिक उससे ज्यादा, वॉन डेर वाल सबसे ज्यादा। नेक्स्ट अब हम इसे डिस्कस करेंगे कि इसकी वेरिएशन क्या होती है पीरियड में भी और आपके ग्रुप में भी। ठीक है, पीरियड और ग्रुप के बेसिस पे हम सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जितनी भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे हैं, फिर आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपकी मेन 5 प्रॉपर्टीज हैं जो हम इन डेप्थ पढ़ते हैं और इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जितने भी आप रीजनिंग के लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियाई स्टार्ट करें। एटॉमिक रेडियाई का अब हम डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग अ पीरियड, अलॉन्ग अ ग्रुप। पीरियड कैसे होता है, जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में कैसे, टॉप टू बॉटम। ओके, इसको पहले आपको मैं जनरलाइज करवा रही हूँ। नेक्स्ट सीरीज में जो हम PYQ इसके जो हम वो करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप वो उसमें देखोगे कि आपको ट्रिक्स बता दूंगी कि आपको जितनी भी ये टर्म्स करवा रही हूँ पीरियड और ग्रुप में कैसे वेरी करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा, जस्ट एक ट्रिक देखोगे, एक ग्राफिकल मैंने बनाया हुआ है, उसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए होता क्या, अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो आपके पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको इन डेप्थ इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ मैं। आप मूव ऑन टू द टॉपिक। इसमें आप देखो आपका रेडियस हम करेंगे एटॉमिक रेडियस पीरियड में। पीरियड में देखो अब आप मूव करते हो, मैं आपको ये ग्राफिकल बना के दिखा रही हूँ। पीरियड में मूव कर रहे हैं हम यहाँ ग्राफ के अलॉन्ग, ठीक है, ये ग्राफिकल बता रही हूँ मैं। ठीक है, पीरियड में जैसे आप मूव करोगे लेफ्ट टू राइट, आपका साइज डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन्स उसी वाले शेल में ऐड ऑन हो रहा है। ठीक है, जैसे आप 1s करोगे फिर 1s2 करोगे, तो आप पीरियड में जब मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन उसी वाले शेल में ऐड ऑन हो रहा है, s में हो रहा है चाहे p में हो रहा है, तो आपके उसी ऑर्बिटल में ऐड होने के कारण आपका जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को, वो बढ़ रहा है, दैट्स वाई साइज डिक्रीजेस। साइज डिक्रीज हो रहा है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होने के कारण पीरियड के लॉन्ग साइज जो आपका एटॉमिक रेडियस है दैट डिक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। नेक्स्ट अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे, ठीक है, ये ग्राफ याद रखना है, इसी के थ्रू आपको मैं अभी सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड के, साइज डिक्रीजेस। नेक्स्ट मैंने अब आपने करना है अलोंग अ ग्रुप। ग्रुप कैसे मूव करते हैं हम, टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आपका साइज इंक्रीजेस या एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। ऐसा क्यों, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो आपको आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पहले आपका 2s में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, फिर आपका 3s में जा रहा है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, n की वैल्यू बढ़ रही है अलोंग अ ग्रुप। एन की वैल्यू बढ़ने के कारण आपके जो शेल्स है, जो मैं सर्कल्स बना रही थी वो बढ़ रहे हैं ना आपके, तो शेल्स बढ़ने के कारण आपका जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है, इसी कारण से आपका साइज इंक्रीज कर रहा है। आप इसे क्या कोरिलेट कर सकते हो कि Z अफेक्टिव इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर साइज। जितना ज्यादा आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा साइज उतना कम होएगा। पीरियड के अलॉन्ग डिक्रीजेस, ग्रुप के अलॉन्ग इंक्रीजेस। ओके, ये आपको चीज याद रखनी है जो मैंने सर्कल में डाली है। ओके, पीरियड के लॉन्ग डिक्रीजेस, ग्रुप के लॉन्ग इंक्रीजेस। ठीक है, आप इससे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो ताकि आप पेपर में याद कर सको इसे। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द योर आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई भी आपका लाइक योर एटॉमिक रेडियाई में होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, आप उसमें एटम्स कंसीडर करते थे, इसमें आप क्या कंसीडर करोगे, आयंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आयंस मेंशन करोगे, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, उन दोनों के सेंटर से, कैटायन और एनायन के सेंटर में से जो डिस्टेंस आता है दैट इज योर आयनिक रेडियाई। ठीक है, आयनिक रेडियाई भी लाइक योर एटॉमिक रेडियाई वेरी करता है, अलोंग अ पीरियड डिक्रीजेस, अलोंग अ ग्रुप इंक्रीजेस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, एटॉमिक रेडियाई अलोंग अ ग्रुप इंक्रीजेस, पीरियड के लॉन्ग डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि Z अफेक्टिव आपका साइज पे डिपेंड करता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है साइज के साथ। जितना अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है साइज उतना छोटा होता रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन आपको हर जगह यूजफुल रहेगी बस। ठीक है, इतना मेंशन कर दो कि आपके मार्क्स कहीं नहीं कटते। Z अफेक्टिव इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर साइज, और ये चीज़ आपको याद रखनी है जितने भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट इस पर आपका एक और चीज़ बनती है चार्ज। प्लस चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ता है, प्लस चार्ज, ओके, प्लस चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ता है तो उतना ही अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आपका बढ़ता जाएगा। इससे क्या समझोगे, उसका साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना ज़्यादा Z अफेक्टिव, या वाइस वर्सा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा Z अफेक्टिव आपका डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, प्लस चार्ज से Z अफेक्टिव इंक्रीजेस, और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो Z अफेक्टिव आपका डिक्रीज करेगा, और उसके साथ आप कोरिलेट कर सकते हो साइज को भी। ये चीज़ें आपके कंसेप्ट्स हैं जो आप याद रखोगे, दैट विल बी यूजफुल टू यू। ओके,
प्लस चार्ज के साथ जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज के साथ आपका जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस। नेक्स्ट मूविंग टू द 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहली है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, आयनाइजेशन, आयन से क्लियर हो रहा है आपको कि आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले आपका अगर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल गैसियस एटम लेते हैं हम, उसके आउटर मोस्ट शेल में से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपकी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं क्या बना रही हूँ, मैं इसको डायग्रामेटिकली बोल रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपका एक एटम है, ओके, एक ही आपका एटम है, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है और इसके ये 2-3 ऑर्बिटल्स हैं। जो लास्ट ऑर्बिटल में से आपके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो होएगी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि कितनी आपने एनर्जी बाहर से सप्लाई करी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो ये एनर्जी आपने खुद दी है, ठीक है, खुद देने के कारण ये एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती है। ये चीज याद रखनी है, कई बच्चों को साइन में कंफ्यूजन हो जाती है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। जो आप खुद से सप्लाई कर रहे हो वो एनर्जी पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये मैंने शॉर्टर क्लासेस 10th क्लासेस में भी करवाया हुआ है बच्चों को। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब एक्स्ट्रा, वो बाहर रिलीज हो रही है तो वो आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं लिख रही ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो एक्स्ट्रा होती है वो बाहर निकलती है, वो नेगेटिव होती है, ठीक है। अभी कंसेप्ट वो दोबारा से आएगा जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या रखनी है, आपने खुद एनर्जी दी है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का साइन हमेशा प्लस आता है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द, इसका एक और है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है आपका, कि आपको फर्दर अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, फिर सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, जितने आपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए, हर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी डाली है, ठीक है। पहले आपने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, फिर 2 करा, तो ये जितनी भी आप एनर्जी को सप्लाई करो दैट इज योर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, या एंथैल्पी। एंथैल्पी बोलते हैं इसको और एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या याद रखना है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, वो एक्स्ट्रा स्टेबल करवाए हुए हैं आपको कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड के लिए बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एज कंपेयर टू अगर आपकी इलेक्ट्रॉन्स तभी तक रिमूव होंगे जब तक वो स्टेबिलिटी गेन नहीं करते। ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ये यहाँ पे स्टार मार्क करके मैंने कंसेप्ट लिखा हुआ है आपका, जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2 एज कंपेयर टू 1। क्यों, क्योंकि आपस में जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हो, आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स बच चुके हैं उनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। क्यों, पहले उसने फॉर एग्जाम्पल 10 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ था, अगर एक इलेक्ट्रॉन लग गया, अब चार्ज तो न्यूक्लियस का वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो उनको वो और ज्यादा होल्ड कर सकते हैं। आप इसे कैसे याद रख सकते हो, क्लास में फॉर एग्जाम्पल पहले 10 बच्चे थे, मैम का इतना ध्यान नहीं था आपकी टीचर का, लेकिन जैसे जैसे एक एक बच्चा कम होता रहा, बच्चे कम थे, मैम का आपकी तरफ अट्रैक्शन या फिर मैम का आपके ऊपर अटेंशन ज्यादा हो गया, ठीक है। अटेंशन ज्यादा होने के कारण वो आपको और स्ट्रांगली देखने लगी। ऐसे आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है, पहले इलेक्ट्रॉन्स कम थे, इलेक्ट्रॉन्स कम होने के कारण उसके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं था, जैसे जैसे उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आपका बढ़ता गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो, और जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे मेंशन करी हुई है मैंने। नेक्स्ट इसमें फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स आपने वही रखने हैं जो आपको स्टार्टिंग से करवाई हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिपेंड करेगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे भी, साइज पे भी, ओके। जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके। मोर द साइज लेसर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी या वाइस वर्सा, ठीक है। साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी कम आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, देखो पीरियड और ग्रुप के अलॉन्ग आपको अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो आप देखो पीरियड में साइज आपका डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी अब देखो आपके इनवर्स रिलेटेड होगी और डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आई एम राइटिंग इट यहाँ पे मैंने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है आपका, कि आपकी कितनी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द एक्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब कोई एक न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो रिलीज हो रही है, ये एक्स्ट्रा है, ई फॉर एक्सो, ई फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज, तो ये नेगेटिव होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी कराई है वो पॉजिटिव होती है और वो एब्जॉर्ब होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से। ये आपको ऐड करनी है तो ऐड करो, तो ऐड करने के लिए आपकी एनर्जी एटम को खुद एक्स्ट्रा सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज योर नेगेटिव एनर्जी, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। ये एक तो नेगेटिव होती है ये। सेकंड थिंग, एनर्जी रिलीज्ड टू एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसका सेकंड नेम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। ये यहाँ पे मेंशन किया, एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, नेगेटिव वो आयन खुद बन गया और एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी क्या होती है आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है वो, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होती है मतलब उसकी, ओके। यहाँ पे ये मेंशन है ईजी जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी इज रिलीज दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट इसके फैक्टर्स है। फैक्टर्स क्या है आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसको ग्रुप और पीरियड के लोग, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, उसी में ही आपको फैक्टर्स समझ आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको उसी की तरह आपको एक्सप्लेन करूँ जैसे आपको मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी सिखाई हुई है, ठीक है। वैसे ही ये वेरी करेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। जैसे जैसे साइज आपका बढ़ता है, ओके, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो जो आपका आउटर मोस्ट शेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो आपका रिपल्शन इलेक्ट्रॉनिक जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ रिपल्शन कम करेगा और उसी के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी कम होगी, ठीक है, लेस नेगेटिव,
ओके, लाइक योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड थिंग, अगर आप कोरिलेट करके पढ़ रहे हो तीनों को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपको इजी रहेगा लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग ग्रुप और फैक्टर्स। अगर आप डिफरेंट करके पढ़ोगे, अगर कोरिलेट नहीं कर पा रहे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, इसीलिए मैं एक ग्राफ में ही करा रही हूँ सब। नाउ यू कैन सी, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले कराई थी ना, पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, ऐसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होगी। ठीक है, सेम वही रीजन लेना है हम, जेड इफेक्टिव और साइज। ठीक है, ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, जेड इफेक्टिव और साइज आपस में, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करने के कारण आपको ज़्यादा एनर्जी रिलीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, सिमिलरली टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने के कारण जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, तो जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये रिलेशन है आपको जो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखवाया है। ठीक है, यही चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप इन डेप्थ और ज़्यादा रिलेट कर पाते हो दैट विल बी बेटर, लेकिन ये तो मेन पॉइंट है, इसके ही मार्क्स आपको, जेड इफेक्टिव इनवर्सली रिलेटेड टू साइज, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बेसिस पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जो मैंने ये सर्कल में डाले हुए हैं तो उसके बेसिस पे आपको ये बता रही हूँ, इंक्रीज कर रही है और डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट मूविंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपकी, जो दो बॉन्डेड एटम्स है उनमें से किसी एक एटम की कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, दैट इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, एंड नाउ आई एम मेकिंग इट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है कि कितनी कैपेसिटी से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई के बीच में, दोनों ने आपस में एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर वाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉर एग्जांपल वाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डॉट से बनाए हुए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स इट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा जो आपकी ग्रुप नंबर 17 है, हैलोजन फैमिली है, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सबसे लीस्ट कौन सी आपकी, ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स। ठीक है, ये आपका जनरल है। क्यों होता है ऐसा, उसका रीजन आपको वही उसी के बेसिस पे डिफाइन कर रही हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज। साइज आप पीरियड के अलॉन्ग अगर मूव कर रहे हो, डिक्रीज कर रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, और जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा उतनी उसकी कैपेसिटी होगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और जितना साइज बड़ा होगा, टॉप टू बॉटम साइज आपका बढ़ता जाता है, उसकी कैपेसिटी डिक्रीज करती रहती है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यही आप जो तीनों आपकी प्रॉपर्टीज कराई हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी के फैक्टर्स ही हैं ये, और इसका वेरिएशन आपको मैंने पीरियड और ग्रुप के अलॉन्ग भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, मैंने आपको बहुत कम स्पेस में आपको बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एक ही ग्राफ में आप कंपाइल कर रहे हैं तीनों चीज़ें। हियर यू कैन सी, मैंने ये ई एन जो ये लिखा है, ई आई ई और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तीनों ही आपकी मैंने टर्म्स से एक्सप्लेन करी, और इसका आपको ग्राफ एक ही बना दिया ताकि आपको याद रहे। टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, पीरियड के अलॉन्ग इंक्रीज कर रही है तीनों प्रॉपर्टीज, और ग्रुप के अलॉन्ग डिक्रीज कर रही है। ठीक है, और सेकंड थिंग रीजन क्या देना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज। ठीक है, यही चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के, वो नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।